स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन इंटीग्रेशन में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं हर एक पैराग्राफ में से। तो आइए चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें बोल रखा है कि न्यूरल सिस्टम हमको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है। न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन टू न्यूरॉन मतलब कोऑर्डिनेशन होता है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन कोऑर्डिनेशन होता है। वो कैसे होते हैं ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बन सकता है कि वो कौन से दो सिस्टम है जो हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस को रेगुलेट करता है। दैट इज़ हमारा न्यूरल सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कैसे रेगुलेट करते हैं। न्यूरल सिस्टम को बता दिया, अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स आते हैं जहाँ पे और हार्मोन्स जाके उनके सेल्स पे एक्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जा सकता है कि एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। और इसमें से क्या चीज़ है जो रिलीज़ होती है, हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं ये पता लगाना ज़रूरी है। और ये कितने लोकेशन तक जा सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और कितने टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनका केमिकल नेचर क्या होता है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनवर्टिब्रेट्स में किस तरीके के एंडोक्राइन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें से कितने हार्मोन्स निकल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेरएज जो हमारे लार्ज ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कैसे टाइप के हार्मोन्स हमारे निकल सकते हैं। लार्ज हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कि इसमें ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की कि क्या ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहले तो हमें ये पढ़ना ज़रूरी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो कौन से हैं वो हमें पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, ये तो होते ही होते हैं। ये सब क्या है, हमारी एंडोक्राइन बॉडीज़ हैं। इसके अलावा कौन से एडिशनल ऑर्गन्स होते हैं जो सर्व करते हैं एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो वो भी पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर है GIT, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब भी हार्मोन्स बनाते हैं और इनका फंक्शन भी पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। नाउ अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पार्ट ब्रेन का और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ही मेजर पार्ट है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे आपको फोकस करना है कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, आपको पढ़ना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, बेसल पार्ट में रहता है डाइंसिफिलन के और फोर ब्रेन का पार्ट है। और इसकी क्या क्या रेगुलेशंस हैं, मतलब ये क्या क्या फंक्शंस करता है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आप अप्लाई फिजियोलॉजी की तरह अप्लाई कर सकते हो कि इसमें अगर हमारे ब्रेन से हाइपोथैलेमस हट जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो आप सोच कर देखिए क्या फंक्शन है जो वो करता है। उसके अगर हाइपोथैलेमस को हमारे ब्रेन से रिमूव कर दिया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। वो न्यूक्लियाई कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनहिबिटरी हार्मोन का क्या फंक्शन है वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो है रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन, ये किस में मदद करता है, फीडबैक मैकेनिज्म है हार्मोन्स की। फीडबैक मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक मैकेनिज्म।
तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। फीडबैक मैकेनिज़्म जो होता है हमारी बॉडी में, जितना भी एंडोक्राइन हार्मोन्स जो निकलते हैं उसका फीडबैक मैकेनिज़्म इनसे ही रेगुलेट होता है। और इनके एग्जांपल्स पढ़ने ज़रूरी है कि एक्साइटेटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं, सॉरी रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं और इनिबिटरी हार्मोन्स कौन से होते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। इनिबिटरी हार्मोन्स एंड रिलीजिंग हार्मोन्स। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे दे रखा है, एक एग्जांपल है GnRH, ये आपका रिलीजिंग हार्मोन है। सोमैटोस्टैटिन ये आपका इनिबिटरी हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, ये एक एग्जांपल है। बाकी के एग्जांपल आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, ये NCERT में है। आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में कैसे ये हार्मोन्स आते हैं। तो एक ट्रैक्ट होता है, उसका नाम होता है हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रैक्ट किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है, इसका क्या रोल है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसके ऊपर पूरा एंडोक्राइन ऑर्गन सिस्टम हमारा डिपेंड है, हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम डिपेंड है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। जैसे हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेलर टर्सिका किसे बोलते हैं, कहाँ से अटैच होता है, कहाँ पे जाके अटैच होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं एनाटॉमिकली अगर डिवाइड किया जाए तो। इसमें एडिनो हाइपोफाइसिस आ रहा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस आ रहा है, इसके अदर नाम क्या होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के, न्यूरो हाइपोफाइसिस के। एडिनो हाइपोफाइसिस में कौन कौन से पार्ट्स आ सकते हैं वो पढ़ लीजिए। 2 पोर्शंस है इसमें, पास डिस्चालिस पास इंटरमीडिया। इससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रही है अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, इतना पार्ट। इंटरमीडिया से मेलेनोसाइट निकल रहा है, मेलेनोसाइट का क्या फंक्शन होता है, मेलेनोसाइट्स जो होते हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी में। उसके अलावा जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, न्यूरो हाइपोफाइसिस ये अंडर नर्वस कंट्रोल में क्यों होता है, और जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस है वो नर्वस रेगुलेशन में क्यों नहीं होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो उस पर आपको फोकस करना है लॉजिक लगा लगा के कि ऐसा क्यों है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा क्यों बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसका नाम है, इसको अच्छे से पढ़िए। और इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होता है। ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है, वैसोप्रेसिन का क्या रोल है। ऑक्सीटोसिन नॉर्मली यूट्रस पे तो एक्ट करता है, मेमरी ग्लैंड पे भी एक्ट करता है, वो आपको रोल पढ़ने की ज़रूरत है। और वैसोप्रेसिन को ADH क्यों बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है, डायूरेसिस क्या होता है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसोप्रेसिन की जो एक डिसऑर्डर होती है वो कौन सी होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। डायबिटीज़ इंसिपिडस ये अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन जो है इसके बारे में आपको ही पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, कहाँ से रिलीज़ होता है, कैसे एक्ट करता है, उसका फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है, कि किस तरीके से वो रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, कौन से वाले एरिया से रिलीज़ होता है, कहाँ पे जाके एक्ट करता है। उसका काम ग्रोथ करना ही नहीं है, उसका काम है मेटाबॉलिज्म में भी। तो उस चीज़ को आप फोकस करिए कि किस किस चीज़ में मेटाबॉलिज्म में काम आता है, वो ज़रूरी है। इसकी हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, हाइपो एंड हाइपोसिक्रीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपोसिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन से आपको पता है ड्वार्फिज्म हो जाता है, ड्वार्फिज्म क्या होता है वो पढ़ना ज़रूरी है। हाइपोसिक्रीशन से 2 डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है एक्रोमेगाली, एक हो गया जिजेंटिज्म, ये अच्छे से पढ़िएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि
आगे चलते हैं, आपको फिर फोकस करना है मेलेनोसाइट्स पे। मेलेनोसाइट्स एमएसएच, मेलेनोसाइट्स क्या होते हैं? मेलेनोसाइट्स स्किन में क्या फंक्शन होता है इनका? स्किन में अगर मेलेनोसाइट्स कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? और यूवी रेडिएशन का क्या असर होगा हमारे स्किन पे अगर वो पेनिट्रेट कर जाएगी मेलेनोसाइट के एब्सेंस में या प्रेजेंस में? तो ये आपको पढ़ने ज़रूरी है। ऐसे अप्लाइड फिजियोलॉजी लगा लगा के पढ़िएगा तो उसमें आपको अच्छी लगेगी बायोलॉजी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन का वेसोप्रेसिन, डायूरेसिस सब है इसमें। डायूरेसिस, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये सब आपको पढ़ना ज़रूरी